हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है इंग्लिश रीडर जो है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर करने जा रहे हैं, उनके बुक इंग्लिश रीडर का चैप्टर सेकंड। ये है एलर्जी, इस चैप्टर का नाम है एलर्जी। तो हम देखेंगे चैप्टर सेकंड जो क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके इंग्लिश रीडर में जो स्टोरीज हैं जितने, उनका हम सेकंड देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, हमारे चैप्टर से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो राइटर हैं इस चैप्टर के एलर्जी के, उनका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया अपने लाइफ में, वो हैं कौन, उन्होंने एलर्जी जो ये स्टोरी है वो लिखी क्यों, ठीक है, वो सब हम जान लेते हैं। तो हमारे राइटर जो है उनका नाम है एसपी सिंह। तो डॉक्टर राणा एसपी सिंह बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1976। तो डॉक्टर राणा एसपी सिंह जो है, इनका पूरा नाम है डॉक्टर राणा एसपी सिंह, और इनका जन्म कब हुआ है? 23 जनवरी 1976 ईस्वी में, ठीक है। इन मचनगर लचीरन हथुआ विलेज है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के हथुआ में ये इनका जन्म हुआ है, ठीक है। हथुआ गांव का नाम है, वहां पे इनका जन्म हुआ है। इज अ रेप्यूटेड फिजिशियन हु हैज स्पेशलाइज्ड ऑन एलर्जी। ये क्या है? एक फिजिशियन है, डॉक्टर है लेकिन इसमें फिजिशियन है, और इनका स्पेशलाइजेशन जो हुआ है, इनका जो मेन फोकस था, इनका जो करियर है उसका था एलर्जी पे, ठीक है। इन्होंने एलर्जी पे किया है मेनली फोकस। जो एलर्जी है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एलर्जी है क्या, क्या कॉजेज हैं एलर्जी के, वो सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इन्होंने फोकस किया था अपने जो स्टडी का, वो था एलर्जी। तो उन्होंने उनका जो फोकस है, फोकस मेन स्टडी जो है वो एलर्जी पे था। तो ये चैप्टर भी उनके स्टडीज के थ्रू उन्होंने जो चीजें समझी एलर्जी के बारे में, वो उन्होंने इस चैप्टर में डाली है सारी। तो हम एलर्जी के बारे में इस चैप्टर में समझेंगे। ही हैज रिटन अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन हेल्थ केयर। इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल, हेल्थ केयर जो है हमारा सिस्टम, हेल्थ केयर स्वास्थ्य से रिलेटेड, उस पे उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है, पेपर लिखे हैं, विच हैव फाउंड फेवर ऑफ पब्लिकेशन इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो इनका जो ये सारे आर्टिकल्स थे, ये बहुत ही लीडिंग जो न्यूज़पेपर है, अखबार है बहुत ही फेमस, उन सब में ये छपे थे। एज वेल एज मेडिकल जर्नल्स। मेडिकल जर्नल्स जो होते हैं जिसमें मेडिकल के क्षेत्र से रिलेटेड जो न्यू इन्फॉर्मेशन होता है वो सारी चीजें छपती हैं। तो वहां भी इनके जो फाउंडिंग्स थे, इनके जो रिसर्च थे और जो भी इसमें परिणाम निकला, वो सारे मेडिकल जर्नल्स में भी पब्लिश किए गए आए, और न्यूज़पेपर्स में भी वो सारी इनकी लिखी हुई बातें पब्लिश की जाती थी। थर्ड सन ऑफ अ पुलिस इंस्पेक्टर। ये इनके पिता कौन थे? मिस्टर रामध्यान सिंह। इनके पिता का नाम है मिस्टर रामध्यान सिंह, और वो क्या थे? एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, ठीक है। तो ये उनके तीसरे पुत्र हैं। डॉक्टर राणा एसपी सिंह हैज सेवरल डिग्रीज टू हिज क्रेडिट। तो इनके पास क्या है? बहुत सारी डिग्रियां हैं, सच एज एमबीबीएस। तो इनके पास एमबीबीएस की डिग्री है, एमडी की डिग्री है जो पीएमसीएच पटना से मिली है इन्हें, और साथ ही साथ डीएआरसीजीपी की डिग्री इन्हें मिली है, लंदन से इन्होंने ये डिग्री भी प्राप्त की है। तो इनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। तो इनका जो वैलिडिटी, आप क्रेडिबिलिटी बोल सकते हैं कि इनकी बातें जो हैं ये बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही सारी डिग्रियां प्राप्त हैं इन्हें, तो इनका क्रेडिबल होगा, वो सारी जो ये बात बोलेंगे वो क्या है? क्रेडिबल है, वो बहुत ही भरोसा करने लायक है, ठीक है। He has read a number of papers in different national seminars। तो जितने भी नेशनल, राष्ट्रीय सेमिनार होते हैं वहां पे भी इनके क्या है? इन्होंने बहुत सारे अपने पेपर्स को पढ़ा और लोगों को बताया। फिर द रिसेंट बीइंग अ सेमिनार ऑन एपिलेप्सी। तो इनका एपिलेप्सी पे एक क्या हुआ? एक सेमिनार हुआ जहां पे इन्होंने एपिलेप्सी पे बात की, और ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। तो IGIMS जो पटना का है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहां के भी एक सेमिनार में इन्होंने एपिलेप्सी पे बात की, जो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी ने क्या किया था? ऑर्गेनाइज करवाया था ये सेमिनार, वहां पे जाके इन्होंने एपिलेप्सी पे बात की। फिर द प्रेजेंट आर्टिकल कंटेंट्स यूजफुल टिप्स ऑन हाउ टू अवॉइड एलर्जी। तो ये जो आर्टिकल था उनका, उन्होंने एलर्जी पे एक आर्टिकल लिखा है
तो उसी में से ये चैप्टर लिया गया है, ठीक है। एलर्जी से पे रिलेटेड, एलर्जी के टॉपिक पे इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसी से ये चैप्टर क्या किया गया, इन्फर किया गया, लिया गया है, जिसमें इस चैप्टर में हम एलर्जी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि हिंदी में भी वो सारी बातें लिखी गई हैं जो मैंने आपको पहले समझाई, ठीक है। तो ये था उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो हमारे राइटर हैं एसपी सिंह, उनके बारे में। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। तो चैप्टर की शुरुआत में क्या लिखा, वन मॉर्निंग प्रेम शंकर वोक अप विद एन इचिंग सेंसेशन ऑफ पेन ऑल ओवर हिज बॉडी। तो किसी सुबह प्रातः काल प्रेम शंकर जागा तो उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे बदन में खुजली हो रही है। इचिंग सेंसेशन मतलब उसे खुजलाना, उसे खुजली हो रही थी, ठीक है, उसे खुजलाने जैसा फील हो रहा था ऑल ओवर हिज बॉडी, उसके पूरे बॉडी पर, ठीक है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम, उसे समझ नहीं आ रहा था कि समस्या क्या है विथ हिम, उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों उसे पूरे शरीर में खुजली हो रही है। तो ही वेंट टू अ क्लिनिक, वो क्या करता है, एक क्लिनिक जाता है, डॉक्टर के पास जाता है कंसल्ट के लिए। द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम, डॉक्टर उसे चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है। वो समझ नहीं सकता था उसके समक्ष क्या परेशानी खड़ी हो गई थी। वो एक क्लिनिक में गया, वहां डॉक्टर ने जांच की, एग्जामिन्ड हिम एंड अश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी ओके, और उसे क्या विश्वास दिलाया कि वो ठीक हो जाएगा, वो थोड़े ही दिनों में सही हो जाएगा। ओके इन फ्यू डेज इज जस्ट एन इंस्टेंस ऑफ एलर्जी। ये क्या है, डॉक्टर का मानना था कि ये एलर्जी का एक केस है, एन इंस्टेंस ऑफ एलर्जी, ये एक एलर्जी का ये केस है, ठीक है। इसी एलर्जी की वजह से क्या हो रही है, उसके पूरे शरीर में उसे खुजली हो रही है और इचिंग सेंसेशन हो रहा है, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड इट वाज जस्ट एन इंस्टेंस ऑफ एलर्जी, उससे क्या हो गई, ये एलर्जी का ये केस है। डॉक्टर ने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया, डॉक्टर का ये मानना था कि ये एक एलर्जी का केस हो सकता है। प्रेम वांटेड टू नो व्हाट एलर्जी इज, प्रेम को जानना था, प्रेम शंकर जो ये व्यक्ति है उसे जानना था कि एलर्जी है क्या, उसे एलर्जी के बारे में जानना था। सो द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड, तो इसलिए डॉक्टर उन्हें ये बात समझाने लगे, इसका वर्णन करने लगे, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें एक इंसान है, उसे क्या हुआ, एक सुबह वो सो के उठा और उसके पूरे शरीर में उसे इचिंग सेंसेशन, खुजली हो रही थी। तो वो कहाँ गया, क्लिनिक गया, डॉक्टर से उसने कंसल्ट किया, डॉक्टर ने उसे जांचा परखा और डॉक्टर का मानना था कि उसे एलर्जी हुआ है, ये एक एलर्जी का केस है। तो प्रेम शंकर जो इंसान था, जो व्यक्ति था, उसने एलर्जी के बारे में डॉक्टर से पूछा और अब उसे डॉक्टर समझा रहे हैं। सो डॉक्टर अब बोलते हैं एलर्जी, यू कैन से, एलर्जी आप कह सकते हैं, इज अ माल फंक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम कॉजिंग अ violent reaction against normally harmless substances in our natural environment, ठीक है। एलर्जी आप कह सकते हैं हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली, ह्यूमन इम्यून सिस्टम क्या है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली है, जो हमें क्या करती है, विभिन्न बीमारियों से बचाती है। हमारे शरीर में एक प्रणाली, एक सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचने में मदद करती है। तो बीमारी का जो हमारा ये बीमारी को रोकने वाली प्रतिरोधक प्रणाली है वो सही तरीके से काम नहीं करती है, तब हमें एलर्जी होता है। और जो हमारे क्या बोला जा रहा है, ये क्या है, नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस, जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में सामान्यतः हानि रहित पदार्थ होते हैं, जो हमारे चारों ओर ऐसे पदार्थ हैं जो नॉर्मली सामान्यतः हानिकारक नहीं है हमारे लिए, लेकिन हमारी क्या इम्यूनिटी सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, प्रतिरोधक प्रणाली जो है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। तो हमें क्या होता है, उस हानि रहित जो हार्मलेस जो सब्सटेंस है, चीज है, पदार्थ है, उसके विरुद्ध भी हमारे शरीर में क्या होती है, तीव्र प्रतिक्रिया होती है, वायलेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। प्रतिक्रिया क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, तीव्र प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो अगर हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी वो कम है तो हमें क्या होता है, एक कोई नॉर्मल जैसे इस बुक से या फिर इस पेन से भी हमें क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। और इसी वजह से क्या होगा, एक बहुत ही तीव्र रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। जैसे इस इंसान के केस में क्या हो रहा था, जो प्रेम शंकर है उसे पूरे शरीर में खुजली हो रही थी, तो जरूर उसे उसके पर्यावरण में, एनवायरमेंट में कोई ऐसी चीज है जिससे उसे एलर्जी है, ठीक है।
तो यू मे कॉल सच सब्सटेंसेस एलर्जेंस। तो जो ऐसे सब्सटेंस, हार्मलेस सब्सटेंस, ठीक है, हानि रहित जो पदार्थ हैं और जिससे आपको, किसी इंसान को, पर्टिकुलर पर्सन को उससे क्या हो रहा है, उससे हो रहा है एलर्जी फील हो रहा है, उससे एक परेशानी हो रही है और शरीर में उसमें क्या हो रहा है, एक तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, तो वो चीज, उसे आप क्या बोल सकते हैं, एलर्जेंस बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, एलर्जेंस बोलते हैं। एलर्जी पैदा करने वाले एलर्जेंस बोल सकते हैं उन सब्सटेंस को। द रिएक्शन क्रिएट्स एन इन्फ्लेमेशन which in turn can lead to a variety of symptoms such as hay fever, eczema, asthma and other conditions popularly referred to as allergies। तो ये जो कंडीशन है, ये जो आपको एलर्जी हुई, एलर्जेंस की वजह से आपको क्या होगी, एलर्जी होगी और ये इन्फ्लेमेशन होगा, आपको सूजन हो जाएगा, ठीक है। प्रतिक्रिया उत्तेजना ताप उत्पन्न करती है, जो आपको इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाएगा, आपका शरीर फूलने लगेगा, आपको खुजली होने लगेगी, तो वो क्या कर सकता है, विच इन टर्न कैन लीड टू अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स, उसके वजह से आपको बहुत तरह की और सिम्टम्स देखने को मिल सकती है, जो बदलकर विभिन्न रोगों के लक्षण, सिम्टम्स क्या हो गया, रोगों के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं उन एलर्जी की वजह से। अगर डिफरेंट इंसान को एलर्जी हो रहा है, जैसे चार इंसान है, चारों को किसी चीज से एलर्जी है, तो उसका बॉडीली रिएक्शन उस एलर्जेंस को लेके सब में अलग अलग दिख सकता है। किसी को छींक आने लगती, किसी को खुजली होने लगती है, किसी को वॉमिटिंग होने लगेगा, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर वो परसिस्ट कर रहा है और टाइम तक, तो ये लक्षण सूखा बुखार, एक्जिमा, दम्मा ऐसी स्थितियों में बदल सकता है, ठीक है। और अदर कंडीशन पॉपुलरली रेफर्ड टू एज एलर्जीज। तो अगर एलर्जेंस की वजह से आपको क्या हो रहा है, सूजन हो रहा है, आप सूखा बुखार, एक्जिमा, दम्मा, ये सारी चीजें फील कर रहे हैं, तो ये क्या है, एलर्जी है। कि ये क्या है, एलर्जी। आपको किसी आपके पर्यावरण की कोई पदार्थ है, सब्सटेंस है जो हानि रहित है नॉर्मली, लेकिन आपको उससे समस्या हो रही है, तो वो क्या है, एलर्जी का सिम्टम है, एलर्जी है, ठीक है। तो एलर्जी के सिम्टम में क्या हो सकता है, बुखार हो सकता है, छींक आ सकती है, एक्जिमा हो सकता है, दम्मा हो सकता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे, जो है दे आर जेनेटिक एंड एनवायरमेंट रिस्क फैक्टर, दे आर जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर। तो इसके जो कारण हैं, जो रिस्क फैक्टर्स है, वो जेनेटिक भी हो सकता है और एनवायरमेंटल भी हो सकता है। जेनेटिक मतलब आपका जीन्स, आपके माता पिता को शायद एलर्जी होगी इस चीज से, तो आपको भी हो सकती है। आपके फैमिली लाइन में, आपके एंसेस्टर्स में भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसी रही, तो जीन्स हमारे शरीर में क्या होता है, आता है हमारे पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स से, उन्हें मिला, तो बीमारी भी एक तरह से डिजीज क्या हो सकती है, जीन्स के थ्रू आप तक पहुंच सकती है। तो जेनेटिक भी फैक्टर होता है और साथ साथ एनवायरनमेंट में भी कोई ऐसी चीज है जो एलर्जी कॉज कर सकती है आपके अंदर, आपके पर्यावरण में भी। इनमें कोई पैदाइशी जेनेटिक या फिर पर्यावरणीय खतरनाक कारक भी हो सकते हैं। तो पैदाइशी जेनेटिक, तो एलर्जी के दो कारण हो सकते हैं, एक पर्यावरणीय हो सकता है एनवायरमेंटल, और एक जेनेटिक जो पैदाइशी आपके बॉडी में है। To develop allergic symptom, one must first be exposed to the specific allergens। तो आपको एलर्जी के सिस्टम तभी दिखेंगे जब आप क्या है, एक्सपोज हो गए स्पेसिफिक एलर्जेन जिससे आपको एलर्जी है। तो कोई विशेष एलर्जेन जिससे आपको एलर्जी है, अगर आप उसके संपर्क में आए तो आपको एलर्जी के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। फॉर सम टाइम टू बिल्ड अप द एलर्जिक सेंसिटिविटी, तो कुछ समय तक अगर आप एलर्जेंस के संपर्क में हैं तो आपको एलर्जी के सिम्टम दिखने लगेंगे। एंड देन वंस मोर टू ट्रिगर द एलर्जिक रिएक्शन, और वो क्या हो सकता है, अगर आप उस एलर्जेंस के संपर्क में आए तो आपको एलर्जी का सिम्टम दिखने लगेगा और एलर्जिक रिएक्शन आपके शरीर में होने लगेगा, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज स्मोकिंग एंड पोल्यूशन विल आल्सो ऐड टू द रिस्क। तो एनवायरमेंटल पर्यावरणीय कारण फैक्टर्स जो हैं, जैसे स्मोकिंग और पोल्यूशन, स्मोक जो लोग करते हैं उसकी वजह से, या फिर पोल्यूशन इतनी बढ़ गई उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, एलर्जी के रिस्क को ये चीजें बढ़ावा देती हैं। अगर मान लीजिए किसी को स्मोक से या फिर धूल से प्रॉब्लम है, तो हमारे चारों तरफ इतना प्रदूषण और धूम्रपान लोग करते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, आपके एलर्जी का रिस्क बढ़ सकता है, आपको बाहर निकलने में समस्या हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो उस पे हम आ जाते हैं। इनिशियली एलर्जी ऑफन अपीयर्स एज सीमिंगली बिगिनिंग कंडीशन, ठीक है। बिगिनिंग कंडीशन हमारा ये है, बिगिनिंग कंडीशन ये क्या है, एलर्जी का एहसास जो सिम्टम होता है वो क्या आरंभ में ही आपको देखने को मिल जाएगा, सच एज हे फीवर ड्यूरिंग द
पॉलन सीजन। पॉलन सीजन क्या होता है? जब स्प्रिंग में आप मान लीजिए कि जब फूल नए नए खिलने लगते हैं, बहुत लोगों को क्या होता है, उसके पॉलन, उसका जो फूल में क्या होती है, बहुत सारी सुगंध होती है, या फिर छोटे छोटे दाने टाइप की चीजें होती है जिसे हम लोग पॉलन बोलते हैं, या फिर उसका सीड्स, बीज जो होता है फूल में, उससे बहुत लोगों को क्या होती है, एलर्जी होती है, जिसकी वजह से वो उन्हें फीवर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो पॉलन सीजन में जब आपको फीवर हो तो आप समझ सकते हैं कि ये एलर्जी के ही सिम्टम है। ठीक है, इनफैक्ट मेनी पीपल ग्रेजुअली बिल्ड अप ऑन एलर्जिक रिएक्शन ओवर मेनी इयर्स बिफोर एक्सपीरियंसिंग एनी सिम्टम्स व्हाटसोएवर। ठीक है, तो ये क्या होता है, वास्तव में बहुत से लोग एलर्जी की स्थिति धीरे धीरे विकसित होती जाती है। वास्तव में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसमें पहले मान लीजिए अगर आप किसी चीज से एलर्जिक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप में इस चीज से एलर्जी विकसित हो गई, किसी चीज से आप एलर्जी महसूस कर रहे हैं जिसका उनको बहुत वर्षों तक भी पता नहीं चल पाता है, इस दौरान उनको कोई लक्षण साफ नहीं दिख पाता। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग, जब आपको पता नहीं आप किस चीज से एलर्जिक हैं, तो आपको, या फिर आप उस चीज के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किसी चीज से एलर्जिक हैं, आपको उस चीज से एलर्जी है, आप उसमें एलर्जिक सिम्टम आपको फील होने लगेगा। ठीक है, या फिर बहुत सारे लोगों को एलर्जी तो फील होता है, उसके सिम्टम फील होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत टाइम तक पता नहीं चलता कि वो किस चीज से एलर्जी उन्हें हो रही है। ठीक है, ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। However, for some unfortunate people, a certain food or drug or ordinary insect bite can result in sudden life-threatening anaphylactic shock। तो कुछ लोगों में क्या होता है, दुर्भाग्यवश किसी विशेष भोजन अथवा दवाई या फिर किसी सामान्य कीड़े मकोड़े के काटने से भी अचानक एलर्जी हो जाती है। अगर आपको पता नहीं है किसी चीज से आप एलर्जिक हैं और आपने कुछ अलग भोजन कर लिया जो आप नॉर्मली नहीं करते, लेकिन उस भोजन में कुछ ऐसा है जिससे आप एलर्जिक हैं, तो आपको क्या होगा, अचानक एलर्जिक रिएक्शन फील होने लगे। या फिर कोई इंसेक्ट है, कोई क्या है, कीड़ा मकोड़ा, उसके काटने से भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। या फिर आपने कोई दवाई ली और उसमें कुछ क्या है, कंपोनेंट है जिससे आप में भी एलर्जिक हो, तो अगर, क्योंकि हम दवाई ले रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हम इस चीज से एलर्जिक है, तो हमने गलती से दवाई ले ली, तो हमें कुछ एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा इस इतने तक आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने हिंदी इंग्लिश में अच्छे से समझा रही हूँ। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो है, फर्दर मोर ऑफ दीज एलर्जीज विच स्टार्ट एज एक्जिमा और गैस्ट्रोनेस्टियल प्रॉब्लम्स, ये क्या है, फर्दर मोर जिसकी शुरुआत खाज खुजली से होती है। ठीक है, जो ये एलर्जिक रिएक्शन है, फर्दर मोर ऑफ दोज एलर्जीज विच स्टार्ट एज एक्जिमा एंड इंटेस्टियल, जो है इसमें एलर्जी जो है आपको शुरुआत में क्या हो रही है, या फिर खाज खुजली, एक्जिमा जिसको बोलते हैं खुजली की बीमारी, या फिर गैस्ट्रिक बीमारी, गैस्ट्रो इंटेस्टियल, आपके इंटेस्टाइन में गैस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। मैनी इवॉल्व इनटू अस्थमा, शुरुआत में आपको खाज खुजली या फिर गैस जैसी समस्या होगी, लेकिन ये इवॉल्व कर जाता है, ये बढ़ते बढ़ते अस्थमा में चेंज हो जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली इवॉल्विंग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सच एज हाइपर रिएक्टिविटी एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज। तो कुछ लोग को यह क्या होता है, सांस लेने की समस्या अगर हो रही है और अस्थमा हो गया है, धीरे धीरे वो और इवॉल्व होके क्या होगा, सांस से संबंधित प्रॉब्लम में बदल जाएगा। ठीक है, श्वास संबंधी बीमारी हो जाएगी आपको, और आपको क्या होगा, हाइपर रिएक्टिविटी होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी एलर्जेंस के नजदीक आए तो आपको क्या होगी, सांस से संबंधित प्रॉब्लम होगी, और आपका जो एयरवेज है नाक में जिससे हवा हमारी जाती है वो आपकी बंद हो सकती है। तो एलर्जी में ये भी होता है। दिस डायरेक्ट पाथ of development is widely referred to as the allergy march। तो ये एलर्जी के जो विकास का दौर है, एलर्जी का जो विकास का जो ये क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट पाथ है, रास्ता है, उसे हम क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, डॉक्टर जो यूज करते हैं टर्म वो है द एलर्जी मार्च। ठीक है, द एलर्जी मार्च इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा our basic understanding of allergy has evolved from the discovery in 1967 of a previously unknown antibody immunoglobulin E और IgE by scientists in Uppsala and Baltimore। तो उपसला और बाल्टीमोर में क्या थे, वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने उनके द्वारा की गई 1967 में उन्होंने क्या किया, एक स्टडी किया जिससे हमें पता चला कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन या फिर उसे आईजी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन ई या फिर आईजी,
उससे हमें एलर्जी के आधारभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज हमें एलर्जी का उसके थ्रू मिला। एलर्जी के बारे में हमारा आधारभूत ज्ञान उपासला और बाल्टीमोर के वैज्ञानिकों द्वारा 1967 में पहले अनजान एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन ई या IgE की खोज से विकसित हुआ है। तो बाल्टीमोर और उपसाला में क्या थे, कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने की किसकी खोज की, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन या फिर IgE उसे बोलते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी क्या होता है, आपके शरीर में होता है। आपने कोविड के टाइम में देखा होगा कि आपको कोविड की वैक्सीन लग रही थी, तो कोविड जो बीमारी था उसका एंटीबॉडी हम अपने शरीर में क्या कर रहे थे, इंजेक्ट कर रहे थे ताकि हमारी कोविड से रक्षा हो सके। तो इम्यूनोग्लोबिन ई जबकि उन्होंने एक एंटीबॉडी की खोज की उपासला और बाल्टीमोर के वैज्ञानिक ने, तब हमें किसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली, आधारभूत ज्ञान मिला हमें एलर्जी के बारे में, ठीक है। कैसे पता चला, द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ IgE एंटीबॉडीज इज दैट दे कैन बी स्पेसिफिक फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एलर्जेंस। इसमें क्या पता चला, यह IgE एंटीबॉडी का एक महत्वपूर्ण गुण है कि ये सैकड़ों एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों के लिए एक विशिष्ट कारगर आप उपाय बोल सकते हैं, साबित हो सकते हैं। तो ये इम्यूनोग्लोबिन या IgE जो है वो बहुत तरह के एलर्जी के लिए एलर्जी की दवाई की तरह कारगर रूप में काम करता है, ठीक है। कंटिन्यूड रिसर्च हैज सिग्निफिकेंटली एडवांस आवर नॉलेज रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल द इंटरेक्शन बिटवीन IgE एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स। जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, तो बहुत सारी स्टडीज के बाद वैज्ञानिकों ने क्या जाना, जो IgE है या इम्यूनोग्लोबिन ई है वो क्या करती है, एलर्जी में बहुत ही कारगर साबित होती है, एलर्जी के एक दवाई के रूप में। और उसमें क्या हुआ, इतना हमारा नॉलेज उसमें और बढ़ा, जब और रिसर्च हुआ तो हमने इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं, जो कोशिकाएं क्या हो रही हैं, एलर्जी की वजह से प्रभावित हो रही हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन उसमें देखने को मिल रहा है, उससे कैसे ये दवाई उस पर वर्क करती है, इसके बारे में हमने अच्छे से जाना। क्योंकि एलर्जेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी सेल्स पे क्या करते हैं, एक तरह से प्रभाव डालते हैं, उस पे हमला करते हैं। तो ये एंटीबॉडी जो है इम्यूनोग्लोबिन ई, वो उसी को सूद करके, उसी को हील करके हमें क्या करती है, एलर्जी से बचाती है। तो ये इसमें बोला जा रहा है। फॉर इफेक्टिव अस्थमा मेडिकेशन वन नीड्स टू लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस सिम्टम्स। तो बहुत सारे लोगों को अस्थमा जिनको है उन्हें बोला जा रहा है कि फॉर इफेक्टिव अस्थमा मेडिकेशन, प्रभावशाली अस्थमा के जब उपचार की बात होती है तो वन नीड टू लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस सिम्टम। बहुत लोगों को जो ऑब्वियस उनका सिम्टम है उससे आगे थोड़ा देखना चाहिए, ठीक है। मनुष्यों को लक्षणों के बाद तक की निगरानी करने की जरूरत होती है। एंटीहिस्टामिन्स फॉर एग्जांपल में प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ बाय मास्किंग द सिम्टम। जो एंटीहिस्टामाइंस है ये दवाई का नाम है, ठीक है, ये दवाई है। और ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर कि ये टेम्पररी आपको रिलीफ देगा, ठीक है, ये टेम्पररी आपको ये ठीक करेगा। एंटीहिस्टामिन्स का प्रयोग करना पड़ता है, जो क्या करती है, अनिश्चित तौर पर ये क्या करती है, कुछ देर के लिए आपको क्या करती है, ठीक कर देती है, लेकिन बट हैव वर्चुअली नो इफेक्ट ऑन अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन। लेकिन जो ये एंटीहिस्टामाइंस है ये क्या कर रही है, कुछ देर के लिए आपकी एलर्जी को, जो एलर्जिक रिएक्शन है उसको ठीक कर दे रही है, सूद कर दे रही है, लेकिन ये जो अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन है, जो रियल कॉज है, उस पे वर्क नहीं करती है रियली में। अदर फार्मास्यूटिकल्स नोन टू बी इफेक्टिव फॉर सीजनल एलर्जी मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड वीक्स बिफोर एक्सपोजर। इसमें और क्या बात हो रही है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो दवाई बनाती है या फिर जो उसका क्षेत्र है, उसमें क्या बोला जा रहा है, जो सीजनल एलर्जी बहुत लोगों को होती है, जिसमें अभी क्या हमने देखा, पॉलन एलर्जी। तो स्प्रिंग के टाइम में जब बहुत फूल खिलता है, बहुत लोगों को उस पॉलन से, फूल के बीजों से क्या होता है, एलर्जी होती है। तो उसमें बोला जा रहा है कि सीजनल जो एलर्जी है, बहुत लोगों को किसी सीजन में कुछ ऐसी चीज आए जिससे उन्हें एलर्जी है, तो ऐसे लोग जब उस एलर्जी को फील करेंगे तो उससे पहले ही उन्हें पता है कि अब आने वाला है ठंड का सीजन, गर्मी का सीजन, तो मुझे अगर इस चीज से एलर्जी है तो वो 3-4 वीक पहले ही उससे क्या करेंगे, वो दवाई ले लेंगे, ठीक है। वो फार्मास्यूटिकल्स नोन टू बी इफेक्टिव फॉर सीजनल एलर्जी मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड वीक्स बिफोर एक्सपोजर। अगर आपका एक्सपोजर होने जा रहा है, आप जानते हैं कि स्प्रिंग में मुझे फूल के बीज, पोलन से क्या एलर्जी है, तो आप स्प्रिंग के आने से कुछ वीक पहले ही वो दवाई अपने आप पे एडमिनिस्टर कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। The clinical use of inhaled steroids is currently gaining ground due to their anti-inflammatory effects, although over-treatment may have serious side effects. तो क्लिनिकल यूज में हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि इनहेल्ड स्टेरॉइड्स,
तो इनहेल स्टेरॉइड्स मतलब जो इनहेल करते हैं, हम उसे सूंघते हैं, ठीक है, नाक के द्वारा लेते हैं अपने शरीर के अंदर, स्टेरॉइड्स दवाई हो गई। तो ऐसे दवाई क्या कर रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स दिखा रहे हैं, जो एलर्जी के सिम्टम को वो सूद कर रहे हैं, सूजन जो हमारे शरीर में हो जा रही है उसको वो ठीक करते हैं। पर उनका क्या बोला जा रहा है, ओवर ट्रीटमेंट अगर आप कर ले, उसका ज्यादा यूज कर ले, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है। Next है, to ensure the lowest effective doses throughout the treatment, the laboratory can periodically monitor the occurrence in serum of ECP released from the inflammatory cells। तो आप क्या होता है, लेबोरेटरी में चेक किया जाता है कि आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, यहाँ पे अकरेंस उसका देखा जा रहा है ईसीपी का, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स कितने हैं आपके शरीर में, लैब में ये आपके ब्लड के थ्रू चेक किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो लोएस्ट इफेक्टिव डोज है, कि जितना कम आपको डोज दिया जाए और आपकी क्या हो सके, हेल्प की जा सके, ताकि आपका एलर्जिक रिएक्शन ठीक हो जाए, उस पे लोग क्या करे, वर्क करते हैं, ठीक है। तो लैब में ये चेक किया जाता है कि आपका जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है आपके शरीर में कितने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको लोएस्ट दवाई दी जाती है, कि जितना कम से कम दिया जाए और वो ठीक हो जाए, क्योंकि अगर ओवर ट्रीटमेंट होता है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। एसिनोफिलिक cationic protein is protein generated in certain white blood cells actively engaged in immunodefense system। तो ये क्या है, कैटियोनिक प्रोटीन है, एसिनोफिनिक नाम है इसका। ये क्या है, प्रोटीन है जो जनरेट होता है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में, श्वेत रक्त कोशिकाओं में, और ये क्या करता है, हमारे इम्यून डिफेंस सिस्टम, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें ये क्या करता है, एक्टिवली इंगेज है, उस पर ये वर्क करता है, ठीक है। तो हमारा इम्यूनो डिफेंस सिस्टम जो है, व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो उसी में एक प्रोटीन है, कैटियोनिक प्रोटीन जो है, इसका नाम है एसियोनोफिनिक जो है प्रोटीन है, कैटियोनिक एसियोनोफिलिक कैटियोनिक प्रोटीन जो है, प्रोटीन है, ये पाया जाता है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में, जो हमें करता है हेल्प हमारे इम्यून डिफेंस सिस्टम, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने में। यूजिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, अब हम देख रहे हैं, यूजिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब टेस्ट ऐसा जो आपको पता चले कि आपको एलर्जी है या नहीं, या किस चीज से है। डेवलप्ड बाय फाड़िया, नाम है उनका फाड़िया। ECP कैन बी डिटेक्टेड इन बॉडली फ्लूइड्स। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसे फार्डिया ने क्या किया, डेवलप किया, उसका विकास किया, उसके द्वारा क्या हमारे बॉडली फ्लूइड्स में ECP जो सेल्स है, ठीक है, जिसमें इन्फ्लेमेशन है, उसे क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है हमारे बॉडली फ्लूइड्स में, शरीर में जो लिक्विड पाया जाता है उसके द्वारा, ठीक है। तो एक प्रोटीन है, उसकी उपस्थिति को मालूम करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग होता है, जिसका विकास फार्डिया ने ECP द्वारा किया था, ठीक है। तो ये था हमारा इस आई होप आपको इतना समझ में आए। इस जो पैराग्राफ है उसका मैंने आपको हिंदी अच्छे से समझा दिया है। तो अब हम देख लेते हैं लास्टली की ट्रीटमेंट उन्होंने एलर्जी का क्या बताया। उन्होंने अभी तक क्या बताया कि एलर्जी है क्या, कौन सी दवाई हम यूज करते हैं, या फिर ओवरडोज से, ओवर ट्रीटमेंट से क्या होता है, और उन्होंने ऐसे प्रोटीन के बारे में बताया जो हेल्प करती है हमारी क्या करने में, जो इन्फ्लेमेटरी सेल है, जो जिन सेल्स में सूजन आया है एलर्जी की वजह से, उसे सूद करने में। तो ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज क्या है, देयर आर 3 जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीज सच एज allergic rhinitis, avoidance of allergen, medication to relieve symptom and allergy shots। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, 3 तरीके से आप एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। एक है हमारा एलर्जिक राइनिटिस, अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जन, जिसको अगर आपको पता है, आपको मान लीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है, तो आप उससे दूरी बना लीजिए, ऐसे आप एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको बहुत लोग को पीनट बादाम से एलर्जी होता है, तो वो लोग बादाम से दूर रहते हैं, नहीं खाते, तो आपको एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। या फिर मेडिकेशन, आपको दवाई लेनी पड़ेगी ताकि आपको जो सिम्टम एलर्जी का मिला है उससे आपको रिलीफ मिल सके, आप ठीक हो सके। या फिर एलर्जी शॉट्स आपको लेने पड़ेंगे, आपको सुई लेनी पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी, ताकि आप एलर्जी ना फील करें। तो सजेशन आपको, क्योंकि ये सारी चीज कब थी, जब आपको एलर्जी है, लेकिन आप अगर उसे अवॉइड करें तो कैसे अवॉइड करें एलर्जेंस को, वो आपको बता रहे हैं कि जो एलर्जी को कॉज करते हैं एलर्जेंस, उसे आप कैसे अवॉइड करें। वेट अ पोलन मास्क व्हेन मूविंग द ग्रास और हाउस क्लीनिंग, ठीक है।
तो हमेशा आपको क्या पहनना, वियर, ठीक है, एक पॉलन मास्क पहनना है। आप मास्क पहन के रखें अगर आप घर की साफ सफाई कर रहे हैं या फिर आप घास में लेट रहे हैं, बैठे हैं, अगर आपको पॉलन एलर्जी है तो आपको एक मास्क पहनना है। स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग when the pollen count is at highest and on windy days। तो जब हवा चल रही हो या फिर सुबह, जब क्या होता है, फूलों में जो पॉलन होती है उसके काउंट ज्यादा होते हैं। हवा में जो ये पॉलन होता है, फूल के बीज होते हैं, उनका काउंट ज्यादा होता है, गिनती ज्यादा होती है। तो उस समय आप सुबह सुबह घर के अंदर रहें। या फिर रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स फॉर पीपल विद फूड एलर्जी। जिन्हें फूड एलर्जी उन्हें क्या बोला जा रहा है, जो लेबल्स आते हैं जिनमें क्या होता है, सब्सटेंसेस का नाम लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखा होता है, तो आप उन इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें और देखें आप जिससे एलर्जिक है वो चीजें आप कंज्यूम ना करें। कीप विंडोज एंड डोर्स क्लोज ड्यूरिंग हैवी पॉलिनेशन सीजन। तो जब हैवी पॉलिनेशन सीजन होता है, मान लीजिए स्प्रिंग के टाइम पे, तो उस टाइम आप क्या करें, अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें अगर आपको पॉलन एलर्जी है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मास्क पहनना, घर के अंदर रहना, आप पढ़ना, जागरूकता थोड़ा अपनी एलर्जी आप जिससे है वो चीजें इंग्रेडिएंट पढ़ें और उसे कंज्यूम ना करें। तो ये सारी चीजें थी जिससे आप एलर्जन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, सजेशंस, और हम देख लेते हैं रीड द होम ऑफ इंडोर प्लांट्स एंड अदर सोर्स ऑफ माइल्ड्यू। तो अगर आपको पोलन से फिर से प्रॉब्लम है तो घर में भी जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उससे भी आप दूरी बना के रखें। डोंट अलाउ डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन द हाउस। घर में अगर ऐसे जानवर हैं जिनके आपके रोंस से दिक्कत है तो आप उन जानवरों से भी दूर रखें या घर में उन जानवरों को ना आने दें। बहुत लोगों को किसी पर्टिकुलर जानवर से प्रॉब्लम है, तो अगर वो जानवर आपके घर में है, पालतू कुत्ता अगर आपके घर में और आपको कुत्ते से एलर्जी है तो आप उससे दूर रहें या फिर घर में उसे अलाउ ना करें। चेंज फेदर पिलोज, वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लोथिंग टू कॉटन और सिंथेटिक मटेरियल। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, कॉटन और सिंथेटिक मटेरियल में आप चेंज करें अपने घर के। अगर फेदर पिलोज है या फिर ऊनी है या फिर ऐसी चीजें हैं जो रोएदार है, उन सबको हटा दें अपने घर से। क्या यूज करें, कॉटन और सिंथेटिक मटेरियल यूज करें। इनक्लोज मैट्रेसेस, बॉक्स स्प्रिंग्स एंड पिलोज इन प्लास्टिक बैरियर क्लोथ्स। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, अपने मैट्रेसेस को और अपने पिलोज, इन सब सारी जो चीजें हैं इनको क्या करें, एक प्लास्टिक बैरियर क्लॉथ, प्लास्टिक के बैग में बंद करके रखें। वॉश शीट्स, मैट्रेसेस, पैड एंड ब्लैंकेट्स वीकली इन हॉट वाटर। गर्म पानी में अपने क्या बोल रहा है, चादरों को धोइए या फिर जो ब्लैंकेट होते हैं, ओढ़ने की चीजें, सोने की चीजें, सारी चीजें क्या करें, हर वीक गर्म पानी से धोएं। रिमूव कारपेट्स एंड अपहोल्स्टर्ड, क्या बोल रहा है, फर्नीचर। ये क्या बोल रहा है, ऐसे जो फर्नीचर हैं जो जिनमें कुछ पेंट है उससे आपको एलर्जी है तो उसे हटा दे। अगर ऐसे कारपेट से चादर है जिससे आपको क्या हो रहा है, समस्या हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो उसे भी हटाने को बोला जा रहा है। यूज इकारी साइड, अ केमिकल दैट किल्स हाउस डस्ट माइट्स। तो ऐसे केमिकल है, एकारिसाइड जो केमिकल है उससे यूज करने बोला जा रहा है, जो क्या करती है, हाउस डस्ट को मिटाती है, ठीक है। और टैनिक एसिड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन है जिसका नाम है टैनिक एसिड सॉल्यूशन, जो यूज करें। और इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन दैट न्यूट्रलाइजेस द एलर्जन इन माइट ड्रॉपिंग। ऐसे जो सॉल्यूशन है, जो केमिकल है, उसका यूज करें ताकि आप अपने घर की डस्ट की साफ सफाई कर सके और आपको उससे एलर्जिक रिएक्शन ना हो। तो ये सारे उन्होंने सजेशन दी है। वो एक डॉक्टर है जिनकी क्या थी, एलर्जी पे ही उनका फोकस था, पूरी उनकी स्टडी थी वो एलर्जी पे थी। तो उनके ये सारे क्या थे, एलर्जी के बारे में उन्होंने बातें बताई, एलर्जेंस को अवॉइड करने के तरीके बताए। और अब भी वो क्या बता रहे हैं, सम मेजर्स फॉर दोज हु कैन अफोर्ड। और कुछ ऐसी चीजें जो कुछ अगर लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप यूज करें एयर कंडीशनर अपने घरों में या फिर एयर फिल्टर्स या डिह्यूमिडिफायर। ये सारी चीजें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने घर में लगाएं और यूज करें। तो एयर फिल्टर्स क्या होता है, आपकी हवा को स्वच्छ बनाती है। डिह्यूमिडिफायर क्या होता है, ह्यूमिड कंडीशन जो होते हैं, अगर आपका घर में थोड़ा हवा जो है सूखी सूखी है तो उसे ह्यूमिडिफायर क्या करेगा, उसमें थोड़ी नमी लाएगा जिससे आपको एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। और एयर कंडीशनर से भी क्या होती है, हवा साफ होती है, हवा क्या होती है, ठंडी रहती है, जिससे आपको गर्माहट नहीं फील होगा और आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन कम होगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई, हु कैन अफोर्ड, और ये सारी चीजें उन्होंने बताई जो ये काम सब लोग कर सकते हैं। और ये कुछ चीजें थी जो ये ध्यान में रख रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं
वो करें ये सारी चीजें, जिससे हेल्प मिले कि उन्हें एलर्जिक रिएक्शन ना हो। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर एलर्जी का, इंग्लिश रीडर जो है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, उसका ये था सेकंड चैप्टर। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें, आई विल गेट बैक टू यू। और बात कर लेते थोड़ा हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो 17 सालों से क्या कर रही है, बुक्स पब्लिश कर रही है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, और आपके लिए लेके आई है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की किताबें, और साथ ही साथ ये आपके लिए लाई है कैप्टन जो सीरीज है, उसमें क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव का भी एक ऑब्जेक्टिव, जितने भी हमारे सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम्स में, वो सारे एक जगह कंपाइल करके वो ऑब्जेक्टिव की भी एक बुक आई हुई है। और हमारा साथ ही क्रैश कोर्स का भी एक बुक है जो आप परचेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। और अगर आपको ये किताबें अच्छी लग रही हैं और आपको परचेस करनी है तो प्लीज हमारे वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया है अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप वो विजिट कर सकते हैं वेबसाइट, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं किताबें। साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी वो किताबें परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट, रियली थैंक यू।